बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। आज हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट का जो पहला लेक्चर था, पहली वीडियो थी, मैंने उसके अंदर ईजमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। उसके अंदर क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और उसके बारे में उसके एग्जांपल्स को हमने देखा था, और लाइसेंस और ईजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहली वीडियो में देखी। आज हमारी जो दूसरी वीडियो इस हवाले से, उसमें हम इसकी जो डिफरेंट काइंड्स हैं उनके ऊपर उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे इनका क्या मतलब है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम के अंदर किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप वही लिखिएगा। एक बात जहन में रखें कि ईजमेंट के जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत उनकी इतनी, यानी कि वो इतना उनके पास मटेरियल नहीं होता कि आप जो है ना सारा कुछ उसमें, यानी कि आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता 20 नंबर का। आप उसके लिए आप बहुत सारा मटेरियल चाहिए। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि आपने हर क्वेश्चन के अंदर कोशिश ये करनी है कि ईजमेंट की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, अगर टाइम मिले तो उसके अंदर एलिमेंट्स, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें जो अगर वो आपसे पूछ रहा है, मिसाल के तौर पे अगर डिफरेंट काइंड्स हैं तो फिर काइंड्स से शुरू कर दीजिएगा। अगर दूसरे मोड्स ऑफ एक्विजिशन हैं, कुछ और चीज़ें हैं, तो वो फिर बाद में लिखिएगा जो मेन क्वेश्चन है। लेकिन शुरू में एक आधा पेज के ऊपर आपने इंट्रोडक्शन, उसके अंदर मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, यानी ये 4-5 चीज़ें जो है ना बेसिक आपने ज़रूर लिखनी है। इससे ये होगा कि आपके क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी और आपने जो जो आपसे पूछा गया वो भी आप लिख लोगे, ठीक है। लेकिन आपने 70% क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके ऊपर रहना है। जिस तरह मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आता है कि जी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईजमेंट बताएं, तो उसके अंदर मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, इंट्रोडक्शन दिया है, ईजमेंट की डेफिनेशन, इसकी मीनिंग, और इसके अंदर कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, ये 4-5 चीज़ें मैंने डाल दी। इससे ये होगा क्वेश्चन बढ़ जाएगा। लेकिन ज़्यादा फोकस आपने किस पे करना है, काइंड्स के ऊपर करना है। तो हर क्वेश्चन को जब आप इस तरह डील करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि उसकी लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके अंदर ना मटेरियल बहुत कम होता है। मतलब इवन के वो बेयर एक्ट के अंदर बड़ा कम लिखा होता है, 2-3-4 लाइन्स लिखी होती हैं, उसको आप कितना मतलब अपनी तरफ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है। तो चलें जी, अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने ये बात करनी थी कि ईजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से निकला। देखें, एक कोई भी जो शख्स है, कोई भी इंसान है, वो सोशल एनिमल है। उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके पास प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, घर होना चाहिए, उसके पास ज़मीन होनी चाहिए, उसके पास लैंड होनी चाहिए, ठीक है। अब कानून ये कहता है कि आपके पास प्रॉपर्टी तो है और आप उस प्रॉपर्टी को इंजॉय भी कर सकते हो। इंजॉय का मतलब यहाँ पे मतलब ये होता है कि उसको इस्तेमाल कर सकते हो। घर बनाए तो घर में आप रहो ना, आओ जाओ, उसमें बैठो, आप नींद करो, आराम करो, सुकून करो, खाओ पियो। अगर आपने कोई ज़मीन बनाई है तो आप वहाँ पे खेती बाड़ी करो, ठीक है, वहाँ पे फसल उगाओ, ये सारी चीज़ें करो। तो ईजमेंट दरअसल वो राइट आपको देता है, वो प्रॉपर्टी भी लेके देता है। प्रॉपर्टी तो वैसे ही आपके पास है, लेकिन उसको इंजॉय करने के लिए अगर कोई और चीज़ मसला आ रहा है, दरपेश आ रहा है, तो उसके अंदर ईजमेंट आपकी बिल्कुल मदद करता है। ये इसका आसान कॉन्सेप्ट है। अब इसमें होता क्या है, मिसाल के तौर पर इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। वो क्या चीज़ें आ जाती हैं कि ईजमेंट में जो प्रॉपर्टी आपके पास है, आपने उसको इस्तेमाल किया है, तो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए किसी और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? यानी आपके पास एक घर है, आपकी प्रॉपर्टी, आपने उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन आप अपने घर यानी कि आपके जो रास्ता है उसके अंदर किसी और का घर आ जाता है, आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अब आप क्या करोगे? उड़ के तो नहीं आओगे ना बार बार, ये हेलीकॉप्टर तो होगा नहीं आपके पास जो आप छत पे उतरोगे। तो क्या होगा कि आप पड़ोस के घर से गुज़र के आओगे, यानी कि वहाँ का जो उनका जो रास्ता है वहाँ से गुज़र के आओगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने अपने घर को, यानी अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए, यानी उस तक पहुँचने के लिए, उसमें रहने के लिए, आने जाने के लिए पड़ोस की जो प्रॉपर्टी उसको इस्तेमाल किया। अब वो प्रॉपर्टी किसी और की है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ईजमेंट, ठीक है जी। अच्छा, और ये वर्ड जो ईजमेंट है, अगर पूछा जाए तो ये लैटिन वर्ड है, एज ए मेंटम से। इसका मतलब है किसी को आसानी पहुंचाना, किसी को प्रिविलेज देना, किसी को थोड़ी बहुत फेवर देना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब उसकी मज़ीद आप डेफिनेशन यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे। यानी कि आपके पास राइट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करो, लेकिन उसके लिए फिर आप किसी और पर्सन, किसी और शख्स की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करो। मैं किसी और शख्स की जगह पे यहाँ पे नाम दूंगा मंसूर का। मंसूर ऐसे मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो मंसूर की जो प्रॉपर्टी है, मंसूर का जो घर है, उसका जो रास्ता है मैं वो इस्तेमाल करके अपने घर तक पहुंच रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे ईजमेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसकी मज़ीद जो डेफिनेशन है जो हमारे एक्ट के अंदर है, सेक्शन 4 के अंदर वो लिखी हुई है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये वही डेफिनेशन है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ
कि आपके पास राइट है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करते हो, लैंड आपकी पोजीशन के अंदर है लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं करते, उसको एंजॉय करने के लिए, हमेशा के लिए करने के लिए आप किसी और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ईजमेंट। इसका मिसाल ये है कि एक शख्स है, उसके पास प्रॉपर्टी है रोड की साइड, यानी वो कौन है प्रॉपर्टी, वो मेरी यानी कि प्रॉपर्टी है, और बी उसका नेबर है, लेकिन ए को जो है ना अपनी प्रॉपर्टी आने तक जो है ना बी की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ा है, हम उसको बोलेंगे ईजमेंट। इसके और भी एग्जांपल हैं, यानी कि अगर आपको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए तो जी आप दूसरी के खेत से पानी वो यानी कि ले सकते हो, उसमें से नाली या कुछ भी जो है ना जो वाटर कैनाल आप ना उसको बना सकते हो। आप चाहते हो कि यार आपके घर में रोशनी आए, ठीक है, और जो है ना पड़ोसी का जो घर है उसके ऊपर एक कोई छत से कोई बनी हुई है और आपकी घर में रोशनी नहीं आ रही, तो आप उसको कहते हैं ज़रा खिड़की खोल लेना, इससे ज़रा लाइट तो आएगी ना मेरे घर के अंदर। मतलब इस तरह किसी की लैंड को सपोर्ट करना। इसी तरीके से जो है ना कुएँ से पानी लेना, ठीक है, वो कुआँ जो है ना किसी और की प्रॉपर्टी में है लेकिन आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि आपको खेती बाड़ी के लिए चाहिए, आपको अपने खाने पीने के लिए चाहिए, यानी कि ये आपकी प्रॉपर्टी है ना कि आपको अपना, तो उस चीज़ के लिए आपको पानी का इस्तेमाल, तो ये हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इस ईजमेंट के अंदर क्या होता है, वैसे ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछली वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि हम ना चाहते हैं कि हम अपनी काइंड्स को डिस्कस करने से ज़रा बेसिक ईजमेंट के बारे में जानकारी ले लें कि ये ईजमेंट है क्या। अच्छा, अब ईजमेंट में होता क्या है दोस्तों, इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक का नाम हम देते हैं डोमिनेंट और एक का नाम देते हैं सर्विएंट। अब डोमिनेंट किस बंदे को बोलते हैं भाई? डोमिनेंट उसको बोलते हैं जिसको अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, यानी मैंने अपने घर आना है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, हम उसको बोलेंगे डोमिनेंट, जिसका राइट है। और सर्विएंट वो है वो शख्स जिसकी प्रॉपर्टी को मैं इस्तेमाल करके अपनी प्रॉपर्टी तक आऊँगा, उसके घर के रास्ते को इस्तेमाल करके मैं अपने घर तक आऊँगा, ठीक है जी, हम उसको बोलेंगे सर्विएंट। अच्छा जी, अब ये एग्जांपल देख लें आप, यहाँ पे दो घर हैं, एक सर्वेंट है एक डोमिनेंट है। अब ये डोमिनेंट यानी मेरा घर है, ठीक है जी। अब मैंने अपने घर तक आना है तो मेरे पास एक ही रास्ता, वो कौन सा है, राइट ऑफ वे ऑफ ईजमेंट कहाँ से है, सर्विएंट का। तो सर्विएंट के घर से रास्ते से गुजर के मैं अपने रास्ते पे आऊँगा। और ये सर्वेंट कौन है? मेरा दोस्त मंसूर है, ये उसका घर है, तो मैं उसके घर से गुजर के आऊँगा क्योंकि मेरे पास यही एक रास्ता है, क्योंकि भाई ये मेरा राइट है कि मैं अपने घर तक अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँ। अच्छा जी, अब ये जो वर्ड थे ना डोमिनेंट और सर्वेंट, अब इनको हम मज़ीद चार टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आएगा डोमिनेंट हेरिटेज। डोमिनेंट हेरिटेज का मतलब वो प्रॉपर्टी जो आपकी है जिसको आप इंजॉय करना चाहते हो, यानी मेरा घर, यानी जो मेरा घर है ना उसको डोमिनेंट हेरिटेज। और डोमिनेंट ओनर किसको बोलेंगे? यानी मुझको, यानी मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इसको ओन किया है और मैं इसका डोमिनेंट हूँ। अब सर्वेंट हेरिटेज कौन है? ये वो प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल करके मैंने अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है। मतलब कौन? मंसूर का घर, जो मंसूर का घर है ना वो सर्वेंट है, क्योंकि बेचारा वो सर्विस दे रहा है ना, ये सर्वेंट वर्ड वहीं से निकला है, ठीक है। और उस ओनर को क्या बोलेंगे? सर्वेंट ओनर, यानी मंसूर को क्या बोलेंगे? सर्वेंट ओनर बोलेंगे हम। ये जो हम यहाँ पे देखें तस्वीरें, ये जो सर्वेंट जो घर है इसको हम बोलेंगे सर्वेंट हेरिटेज या प्रॉपर्टी, और इस ओनर को बोलेंगे सर्वेंट ओनर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और डोमिनेंट ओनर उसको बोलेंगे जिसने इस्तेमाल करके अपने घर तक आना है, अपने डोमिनेंट हेरिटेज तक आना है, ठीक है जी, यानी मैं। अच्छा जी, अब हम इसकी कैटेगरीज देखते हैं, बड़ी आसान सी कैटेगरी से जनरल कैटेगरीज हैं, उसके बाद फिर इसकी जो स्पेसिफिक काइंड है उसके बारे में। सबसे पहले पब्लिक ईजमेंट। पब्लिक मतलब कोई ऐसी ईजमेंट जिसके अंदर पूरी पब्लिक फ़ायदा ले रही है। मतलब मिसाल के तौर पे आपके पास एक ज़मीन है और वहीं से एक रास्ता जाता है बीच की तरफ या कहीं और जगह जाता है, ठीक है ना, तो आप ना पूरी पब्लिक को अलो कर देते हैं कि हाँ भाई आप यहाँ से गुजर के ये इस समंदर किनारे जा सकते हैं, फ़लाँ जगह जाते हैं। मतलब आप किसी को मना नहीं करते क्योंकि ये आपके खेत से एक रास्ता बन चुका है, सब इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पूरी है, किसी को मना नहीं है, किसी एक शख्स को मना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं हूँ, मतलब आपने सबको अलो किया, ये पब्लिक ईजमेंट। और वैसे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिस तरह पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं और वेटिंग रूम्स होते हैं, गेस्ट रूम्स होते हैं, इस तरह की बड़ी चीज़ें होती हैं जो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आजकल वो वाटर फिल्टर लगे होते हैं प्लांट्स वगैरह, तो वहाँ पे भी आप पानी ले सकते हो, तो मतलब पब्लिक ईजमेंट है, ठीक है। प्राइवेट ईजमेंट यानी आप किसी एक शख्स को अलो कर रहे हैं, यानी मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे घर में ना पार्किंग की जगह, एक शख्स के पास गाड़ी है लेकिन उसके पास पार्किंग का मसला है, तो वो मेरे घर में आके, मैंने सिर्फ एक शख्स, इस पूरे पड़ोस में
एक बंदे को इजाज़त दी हुई है, यानी ये होगी प्राइवेट। यानी मैं जब एक शख्स को अलो करूँ, एक शख्स को मैं मौका दूँ कि वो मेरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करे, यानी जिस तरह का एग्जांपल मैंने आपको अपने दोस्त और मेरा बताया था ना मंसूर वाला, वो यहाँ पे फिट होता है। अच्छा जी, उसके बाद आती है पॉजिटिव ईजमेंट और नेगेटिव ईजमेंट। पॉजिटिव ईजमेंट में मतलब ये होता है कि मंसूर मुझे अलो करे, हाँ यार अयास तुम यहाँ से ना गुजर सकते हो अपने घर तक आने के लिए, तुम मेरे घर का रास्ता इस्तेमाल किया करो, कोई मसला नहीं। ये जब आप अलो कर रहे हैं डोमिनेंट को, मतलब कोई रोकथाम नहीं है। नेगेटिव ईजमेंट में ये होता है कि जो मंसूर है ना वो कुछ ऐसा काम करे जिससे मेरी ईजमेंट यानी कि मुतासर हो। मतलब यार मुझे अपने घर तक आना है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, वो मंसूर के घर से गुजरता है, और मंसूर वो उस रास्ते पे कुछ यानी कि क्या कहते हैं कुछ चीज़ें उगाना शुरू कर दे, ठीक है, कोई सब्ज़ी लगाए, कोई पेड़ शेड़ लगा दे, तो अब मैं कहाँ से आऊँगा भाई? या उसको ब्लॉक कर दे, वहाँ पे दीवार लगा दे, या कुछ इस तरह करे, तो भाई इसका मतलब ये है कि जो मैंने इंजॉय करना है ना अपनी प्रॉपर्टी को, और उसके लिए मुझे उसकी प्रॉपर्टी से गुजरना, ये मेरा राइट है, तो मैं उसको रोकूंगा। किसको? सर्विएंट को। सर्विएंट से मुराद कौन? मेरा दोस्त मंसूर। मैं उसको रोकूंगा कि मंसूर भाई ये आप क्यों कर रहे हो भाई, यार आप यहाँ दीवार ना लगाओ, यहाँ पे खेती बाड़ी ना करो, यहाँ पे कोई ये ना करो, मेरा तो आने जाने का रास्ता है यार, फिर मैं घर कैसे आऊँगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह इस्तेमाल करूँगा। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ईजमेंट। ये है तो ईजमेंट, यानी मेरा ही हक है ना, मैं इसको इन्जॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस सर्विएंट बंदे को जिसने मुझे ये अपनी चीज़ को दिया हुआ है, जो मुझे दे रहा है रास्ता, मैं उसको मना कर रहा हूँ कि यार प्लीज़ ऐसा ना करो जिससे मेरी ईजमेंट का राइट मुतासर हो। इसका और एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे साथ वाला घर है, और मेरे घर में ना रोशनी वगैरह आती रहती है, लेकिन मेरे साथ वाला बंदा क्या कहता है, वो इतनी ऊंची दीवार करता है या उतनी ऊंची जो है बिल्डिंग बनाता है, फोर्थ थर्ड फ्लोर पता नहीं क्या क्या बनाता है। उससे क्या होता है कि मेरे घर में सूरज की किरणें आती ही नहीं है, सूरज की रोशनी आती नहीं है, और मेरे मतलब मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ज़ाहिर बात है भाई, आपको रोशनी चाहिए सूरज की, क्योंकि ये बड़ी आपको पता है हेल्थी चीज़ है आपकी सेहत के लिए। तो वो मुझे तो मैं उसको मना करूँगा कि यार ना करो भाई। अब मैं मना किसको कर रहा हूँ? सर्विएंट को, जिसकी उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन क्योंकि मसला मेरी ईजमेंट का है, मेरी प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है, तो मैंने उसको मना करना है, तो हम इसको बोलते हैं नेगेटिव ईजमेंट। अच्छा जी, अब जो डिफरेंट जो स्पेसिफिक काइंड्स हैं वो 4 हैं जो सेक्शन 5 के तहत बताई गई हैं। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है कंटिन्यूस ईजमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसी ईजमेंट, ऐसा इंजॉय जो आप कंटिन्यूस इंजॉय कर रहे हो, मुसलसल, कोई रोक टोक नहीं है। मिसाल के तौर पे देखो ना कि आपको रोशनी मिल रही है, आपको हवा मिल रही है, ठीक है, एक बंदा है वो जो है ना उसकी प्रॉपर्टी से या उसके घर से गुज़र के कोई नहर आती है, वो उसका पानी आपके घर पे आता है, आप भी उस नहर को इस्तेमाल करते हो, ठीक है, कंटिन्यूस कर रहे हो, कोई रोकथाम नहीं है, और इसके अंदर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, ये बाय नेचर होता है। मिसाल के तौर पर हवा आ रही है, लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, ये वो चीज़ें हैं जो कुदरत की तरफ से हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे कोई कुछ ऐसा आपका घर बना है, आपको एक मखसूस जगह से रोशनी आती है, सूरज की किरणें आती हैं, और वो मुसलसल आ रही हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस ईजमेंट, और इसके अंदर जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल कम है। अब हम इसकी दूसरी काइंड लेते हैं डिसकंटिन्यूस ईजमेंट। अब इसके अंदर आप उलट जाना है, इसके अंदर उलट क्या करना है कि इसके अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस का ज़्यादा अमल दखल है, और ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी आप इसको रोक सकते हो, इसको टोक सकते हो, इसको ब्लॉक कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये जो रास्ते वाला एग्जांपल मैं नहीं दे रहा अपनी वीडियो के अंदर, वो मंसूर के घर वाला, ये है डिसकंटिन्यूस, यानी कि मंसूर बीच में कुछ बना दे, उस रास्ते को ही बंद कर दे, तो ये डिसकंटिन्यू हो गया ना। और इसके अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस है, यानी इंसान मुदाखलत कर सकता है। साजिश की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, सिर्फ मुदाखलत की बात करूँगा कि मुदाखलत इंटरफेरेंस कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है राइट टू पासेज, ठीक है ना, कोई चीज़ को ब्लॉक करना, ठीक है, किसी के आने जाने का रास्ता है, वो आपके घर से गुजरता है, आपने उधर पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना दी, दीवार बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पेड़ शेड लगा दिया, तो ये गलत चीज़ है, तो ये हम इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूस ईजमेंट। अब उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है एपरेंट, यानी वो ईजमेंट जो आपको नज़र आ रही है, आपको साइन है। मिसाल के तौर पर आपके घर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइंस आती हैं वो पड़ोस से गुजर के आ रही होती हैं, उसके पोल से गुजर के आ रही होती हैं, उसके घर के अंदर एक पोल लगा हुआ है, वहाँ से कनेक्शन मिल रहा है, यानी ये साइंस हैं, ये आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, हर बंदे को पता चल रहा है कि यार ये। इसी तरीके से आपके घर अगर गैस की कोई लाइन आ रही है, कोई कनेक्शन आ रहा है, लेकिन वो पड़ोस के घर से गुजर के आती है, तो ये क्या है? ये ईजमेंट है, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हो किसी और प्रॉपर्टी के ज़रिए।
तो ये जो ईजमेंट है ये अपरेंट है, ये नज़र आ रही है, ये अपीयर है, साइंस लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, वायर्स लगे हुए हैं, गैस कनेक्शन जा रहे हैं, ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। और दूसरी जो लास्ट कैटेगरी होती है वो नॉन अपरेंट, यानी इसके अंदर कोई विजिबल प्रूफ नहीं होता कि हाँ भाई आप इंजॉय करो। यार देखो मैं मतलब मेरे घर को रोशनी मिलती है क्योंकि मेरे साथ वाला जो बंदा है ना उसने अब घर की दीवारें छोटी रखी हुई, अब वो मुझे रोशनी मिल रही है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो कुछ ऐसी यानी वो ऐसी ईजमेंट है जो नज़र नहीं आ रही है लेकिन वो मुझे मिल रही है, ठीक है ना, वो ईजमेंट मुझे मिल रही है, मेरी सपोर्ट को मिल रही है, तो हम इसको हम बोलते हैं नॉन एपरेंट। और इसी तरीके से हम राइट ऑफ पैसेज, यानी जिस तरह मंसूर ने मुझे कहा है ना कि यार अयाज तुम यहाँ से ना मेरे घर से गुजर के अपने घर जाया करो। अब ये जो है ना ये मेरा रास्ता है, यहाँ यहाँ तो साइन तो नहीं है ना कोई कोई ये तो आप बता नहीं सकते ना कि हाँ भाई यहाँ से अयाज गुजर, यानी साइन बोर्ड तो नहीं लगाया कि अयाज यहाँ से गुजरता है फिर आगे बोर्ड लगाया, वो बस एक रास्ता बना हुआ है, किसी को पता नहीं कि अयाज पता नहीं कहाँ से जाता है। लेकिन यानी कि ये तो ये नॉन एपरेंट ईजमेंट जिसके अंदर कोई साइंस नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ कॉम्पिटेंट पर्सन देख सकता है, समझ सकता है कि यार इसको जो घर में हवा आती है वो कहाँ से आती है, इस घर को जो रोशनी मिलती है वो कहाँ से, इस घर के बंदे कहाँ से गुजर के आएंगे, वो समझ सकता है। लेकिन वैसे आम तौर पे किसी को नज़र नहीं आ सकती, ये नॉन एपरेंट होता है। ठीक है दोस्त, अब हम इन सारी चीज़ों को देखें तो एक्चुअली ईजमेंट जो है ना परमानेंट भी होती है, लिमिटेड भी होती है, कंडीशनल। परमानेंट यानी मुसलसल आपको एक चीज़ मिली जा रही है, लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभी कोई मसला भी हो सकता है, मतलब आप मुसलसल आपको पानी मिलता है, एक नहर यानी कि दूसरे घर से गुजर के आती है, पानी आ ही रहा है, आ रहा है क्योंकि वो पहाड़ों से पानी आ रहा है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, ये कंटिन्यूस हो गया। लिमिटेड ईजमेंट यानी टेम्परेरी हो, कुछ वक्त के लिए आप किसी का यानी कि रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपने आपका जो घर का जो नया रास्ता है ना वो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है मिसाल के तौर पे, तो आप वहाँ से गुजरिए टेम्परेरी। और दूसरा होता है कंडीशनल। कंडीशनल मानिए कि एक कंडीशन है, कोई मिसाल के तौर पे भाई कंडीशन ये है कि सिर्फ तुम गर्मियों के दिनों में ना मेरे घर से या मेरे 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 घर के अंदर जो ये कुआं है वहाँ से पानी आप भर सकते हो गर्मियों के दिन में, बाकी नहीं, सर्दियों में आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये कंडीशनल है, आपने उसको कंडीशन लगा दी। ठीक है दोस्त। सो दोस्तों ये थे काइंड्स ऑफ ईजमेंट। मैंने बहुत कोशिश की इसको जितनी हो सके आसान लैंग्वेज के अंदर आपको समझाऊँ। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा लेक्चर आज का। सो चलें जी, मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।